दिन 7 मई 2020, समय सुबह के 2:30 बजे, स्थान भारत के पूर्वी तट पर बसे विशाखापत्तनम के वेंकटपुरम गांव। 2 दिसंबर 1984 के दिल दहला देने वाली रात, जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं, की याद दिला दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 7 मई 2020 को विशाखापत्तनम के वेंकटपुरम गांव में एक केमिकल इंडस्ट्री में गैस रिसाव से हुए दिल दहला देने वाली घटना की, जो कि भोपाल गैस त्रासदी का एक बड़ा नमूना और एक बेहतर नमूना आपके सामने फिर से प्रस्तुत करता है। और यह जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं हम भोपाल गैस त्रासदी से अभी तक सीख नहीं ले पाए और इस वजह से ऐसी लापरवाही बरतने से हम बाज नहीं आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में विशाखापत्तनम गैस ट्रेजेडी की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इनके विभिन्न पहलुओं की। कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किन की लापरवाही से हुआ, इसके बचाव के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, और साथ ही साथ हम बात करेंगे विशाखापत्तनम गैस कांड, विशाखापत्तनम गैस त्रासदी वर्सेस भोपाल गैस त्रासदी की। जी हाँ, हम देखेंगे कि दोनों गैस त्रासदी में क्या समानताएं और क्या असमानताएं रही हैं। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जियो सेंट्रिक में। मैं आशुतोष, और इस बार मैं आपके लिए एक करंट अफेयर्स की, जो कि जी हाँ, एक तो अगर बात करें तो हमारी प्लानिंग एंड पॉलिसीज से रिलेटेड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, जिसे हम सभी को जाननी चाहिए। जो बार बार क्यों हम ऐसी गलती दोहराते हैं, क्यों हमसे लापरवाही होती है, और साथ ही साथ आपके आने वाले जो एग्जाम्स हो या फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह की घटनाओं को जानना। तो चलिए हम बात करते हैं इनके क्रम से एक एक पहलुओं पर। ओके, व्हाई इट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ओके, बाय who is most responsible for this incident, and then we will definitely compare Visakhapatnam gas tragedy to Bhopal gas tragedy. Okay, so come to the first slide. Now we will talk about what happened. क्या हुआ? जी हाँ, हम सभी को पता है कि एक मानव निर्मित, मैन मेड, यह एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर है जो 7 मई 2020 को विशाखापत्तनम में घटी। वह कोई प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि यह एक मैन मेड इंडस्ट्रियल स्पेशली केमिकल डिजास्टर है, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी भी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें आखिर हुआ क्या। लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैस, ओके, दैट इज कॉल्ड स्टायरीन, ओके, फ्रॉम द केमिकल टैंक ऑफ एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि विशाखापत्तनम में स्थित है, और यह एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसमें टॉक्सिक गैस, एक टॉक्सिक गैस, और हम कह सकते हैं इसका एक बहुत ही जो अहम रॉ मटेरियल, दैट इज स्टायरीन। ओके, तो इसका रिसाव हुआ, लीकेज हुआ। और आपके लिए यह बात ज़्यादा जानना जरूरी है कि यह एक तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है, ओके, फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर जनरल नॉलेज। पहली बात, यह कौन सी इंडस्ट्री थी, एंड दैट इज एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो इसे ऑन कौन करता है, एक कोरियन जो एक कंपनी एलजी केमिकल्स, इसका ऑनर है साउथ कोरियन कंपनी, लेकिन इसका रूट कहीं ना कहीं जो है इंडिया में कब से रहा, इसकी हम बात करेंगे। और दूसरा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो इससे कौन सी गैस का रिसाव हुआ, एंड दैट इज स्टायरीन गैस। ओके, एंड द नेचर ऑफ स्टायरीन गैस इज व्हाट? इट इज अ कलरलेस, odorless, flammable, toxic, okay, oily liquid,
and the monomer of polystyrene. When we say monomer means like styrene is a monomer. So when many of or multi of monomers joins together it forms polymers. Okay, तो इस तरह से जो है हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रखने, पहली बात तो किस इंडस्ट्री में यह घटना घटी, तो आपको याद रखना है एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी बात कौन सी गैस का रिसाव हुआ, ओके, लीकेजेज ऑफ विच गैस, स्टायरीन, ओके, और स्टायरीन का आप नेचर जान जाइए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे जो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया दैट एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज ऑन्ड बाय साउथ कोरियन कंपनी एलजी केमिकल्स, और इसे एलजी केमिकल्स ने जो है कब खरीदा, 1997 में। लेकिन इससे पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट 1961 में हो चुका था, और द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 ओके एज हिंदुस्तान पॉलीमर्स। तो हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से यह कंपनी 1961 में ही भारत में और विशाखापत्तनम में यह एस्टैब्लिश हो चुका था फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओके स्टायरीन मोनोमर, polystyrene and co-polystyrene means used to make plastic products, okay, resin, latex, synthetic fibers etc. मीन्स हम जितने भी आप बहुत सारे दैनिक जीवन में आपके यूज आप करते हैं उन प्रोडक्ट्स को, चाहे आप बॉटल हो या फिर बकेट्स हो, ओके, आपके जो मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं प्लास्टिक बॉडी के वो हो, या फिर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या अदर जो आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो उन्हें जो आप देखते होंगे जो कैरी करने पे जब भी आप कैरी करते हैं तो उनके सेफनेस के लिए आप क्या करते, साइड में आप देखते होंगे जो एक फोम का ओके एक फोम की बॉडी जो है उसमें अटैच की जाती है ताकि उसमें कोई स्क्रैचेज ना पड़े। तो वह जो आपका मीन्स पैकेजिंग पर्पस से जो मटेरियल्स यूज होते हैं फोम के, वो भी आपके उसे बनाने के लिए स्टायरीन का यूज किया जाता है, और इसी इंडस्ट्री के द्वारा ये सारी चीज़ बनाए जाते हैं, चाहे आप डिस्पोजल्स हों ओके या फिर जो है आप जो है जो कप प्लास्टिक कप्स होते हैं, ये सारे जो है कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के ही प्रोडक्ट हैं। ओके, तो यह जो है आपको बात ध्यान में रखनी है। जो देन नाउ नेक्स्ट टू इट वी विल टॉक अबाउट व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, कब हुआ और कहाँ हुआ। जी हाँ, जैसा कि हम पहले ही बताए और आपको भी पता है कि यह घटना, यह दुर्घटना 7 मई 2020 को सुबह 2:30 बजे घटी। ओके, और कहाँ घटी? यह घटना घटी भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम के एक वेंकटपुरम गांव में। जी, आप लोकेशन में देख सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं कि हाँ कैसे हुआ यह। इसमें तरह तरह के मत हैं और इस पे जो है अभी कमेटी के द्वारा कार्रवाई चल रही है, जांच में से जो चल रहे हैं जांच, और उसके बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या था। ओके, लेकिन फिलहाल जो मत हैं उन मतों के अनुसार हम कह सकते हैं कि उनमें से एक पहला मत यह है कि अकॉर्डिंग टू, जो कि मत एलजी पॉलीमर कंपनी के द्वारा दी गई है, अकॉर्डिंग टू एलजी पॉलीमर 2 स्टोरेज टैंक्स ऑफ 5000 tons contained 1800 tons of liquid gas styrene which probably evaporated due to change in temperature। LG Polymers कंपनी का यह कहना है कि 2 टैंक थे, ठीक है, जिसमें कि 1800 टन जो है आपका वह स्टायरीन लिक्विड उसमें स्टोरेज था, और कहीं ना कहीं ऐसे संभावना है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के वजह से, या यूँ कह लें कि टेम्परेचर बढ़ने के वजह से वह क्या हुआ, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होके और फिर इवेपोरेट हुआ, वाष्पीकृत हुआ। जी हाँ, क्योंकि भोपाल में भी सेम हुआ था। भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ भी वही हुआ था। जो टैंक में जो आपका लिक्विड फॉर्म में जो है वो जो गैस आपका हम बताएंगे जो किस तरह से जो है आपके जो कौन सी गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक्स जिसको कि हम कहते हैं, तो वह जो है आपका लिक्विड फॉर्म में टैंक में अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर था। ओके, किसी कारणवश उसका टेम्परेचर, टैंक का टेम्परेचर अचानक से बढ़ा और उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लिक्विड वेपर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हुआ और फिर वो गैस बन के जो है पाइपलाइंस में एंटर किया, और फिर पाइपलाइंस का जो है आपका कहीं ना कहीं उसका वॉल्व वो लूज था जिस वजह से लीकेजेज हुए। ओके, और सेम घटना उसी तरह की लापरवाही यहाँ भी हुई।
यहाँ भी, जो कि एलजी पॉलीमर्स खुद एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा एक मत यह है, जो द टैंक वॉज नॉट मेंटेन्ड इन द लॉकडाउन कॉजिंग द गैस टू लीक पॉसिबली ड्यू टू द लूजिंग ऑफ अ वाल्व। जी हाँ, जैसा कि हमने अभी बताया भोपाल केस के बारे में, यहाँ भी वही हुई। एक तरफ एलजी पॉलीमर्स कंपनी का यह कहना है जो टेम्परेचर में बदलाव की वजह से यह घटना घटी, इट मीन्स इट डायरेक्टली इंडिकेट्स दैट टेम्परेचर में बदलाव के कारण टेम्परेचर बढ़ा होगा, वह फिर लिक्विड गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होके, और फिर कहीं ना कहीं जो है, जो कहा जा रहा है, जो लॉकडाउन के दौरान जो है कर्मचारी जो है वहाँ कहीं ना कहीं कमी थी, लेकिन 45 कर्मचारियों को पास मिला हुआ था उसके रख रखाव के लिए। तो बात आती है जो आखिर वो कर्मचारी कर क्या रहे थे, ठीक है। तो यहाँ जो है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो वाल्व लूज होने की वजह से कहीं ना कहीं फिर से वो गैस लीक होना स्टार्ट हुआ। ओके, और कुल मिलाकर हम बात कहें तो एक ही बात है, जो लापरवाही की वजह से, जो कंपनी के कर्मचारियों के लापरवाही की वजह से यह घटना घटी। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं जो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मैं आपको बताऊं, और आपको खुद ही पता होगा, विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप जान रहे होंगे। एक ऐसा मंजर था, एक ऐसा दृश्य था, आप में से अधिकांश लोग कभी अगर आप अपने घरों में फास्ट कार्ड जलाते होंगे मच्छरों को मारने के लिए, तो आप पाते होंगे जब हम जलाते हैं फास्ट कार्ड, तो फिर कुछ देर के बाद मच्छर बेहोश होकर गिरने लगते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ही मंजर विशाखापत्तनम के प्लांट्स के आसपास के गांव में उस सुबह देखी गई, और कुछ ऐसा ही मंजर भोपाल में देखी गई थी। जी हाँ, मच्छरों के तरह लोग सड़कों पर बेहोश होकर गिर रहे थे। और मैं यहाँ उन पिक्स को नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट्स के मामले होते हैं, और चूँकि मैं वहाँ तो मौजूद नहीं था, लेकिन जो मीडिया के थ्रू दिखाया गया और आप भी देखे होंगे, उससे आपको कहीं ना कहीं ऐसा ही प्रतीत होता, जो वो मच्छरों के भांति जो है लोग सड़कों पर गिर रहे थे। अचानक से 2:30-3 बजे लोग सोए हुए थे, गहरी नींद में सोए हुए थे, अचानक से वो खांसने लगे, उनकी आंखों में जलन होना शुरू, वोमिटिंग्स होना स्टार्ट हुए। लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोग तो इसलिए डर गए कि उन्हें लगा जो कहीं यह कोरोना का प्रभाव तो नहीं है। इस बात को समझने में काफी देर लग गई, जो आखिर हुआ क्या। पुलिस को भी खबर लगी इस घटना का, लोग घर से निकलने लगे। कुछ लोग तो गहरी नींद में थे वो सोए ही रह गए, और कुछ लोग भागने के क्रम में कुएं में गिर गए। एक लोग तो बताया जाता है कि अपने छत से कूदे और उस दौरान उनकी मौत हो गई, और इस तरह से भागते भागते कई लोग सड़क पे बेहोश होने लगे। आप एज्यूम कर सकते हैं वह दृश्य कितना भयानक होगा। जी हाँ, तो यह एक, आप इस रूप में इसे फिल्मांकित कर सकते हैं, देख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं जो कैसा मंजर होगा। पुलिस को खबर लगी, पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, पहले तो किसी को पता नहीं था हो क्या रहा है। फिर बाद में जब पता चला जो बगल स्थित एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड के गैस प्लांट में जो ये लीकेज हुई है, तो फिर उसे बंद करने में लोग जुट गए। ओके, फिर आगे क्या क्या हुआ हम इसकी बात करते हैं। हुआ क्या, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने रेंज में, पहले हम बात करते हैं रेंज, एरिया वाइज। यह तकरीबन जो है इट अफेक्टेड द पॉपुलेशन अराउंड 3 to 5 किलोमीटर ऑफ रेंज सराउंडिंग दी सोर्स पॉइंट। मीन्स एलजी पॉलीमर्स कंपनी जहां लोकेटेड है उसके 3 से 5 किलोमीटर के रेंज में आसपास के क्षेत्रों में, गांवों में इसका प्रभाव देखने को मिला, और तकरीबन 5 गांव इसके आसपास बसे हुए हैं जिनकी जनसंख्या लगभग बताई जा रही है 15,000। तो 15,000 लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए, और किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस की गई वो मैंने पहले ही बताया। आई इरिटेशन, वॉमिटिंग, ओके, शाइनकोप एंड देन सफोकेशन, कफ, आंखों में जलन, उल्टी, बेहोशी, दम का घुटना, खांसी, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी लोगों को। और फिर क्या हुआ,
लॉसेज कितना हुआ, डैमेज कितना हुआ। अभी तक तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 11 लोगों की जानें गई हैं इस दुर्घटना में, इस मानव निर्मित दुर्घटना में, और लगभग 1000 लोग इससे इंजर्ड हैं, एक्सपोज टू इट। ओके, जो अस्पताल में वेंटिलेटर्स पे हैं या फिर जो है वो अभी भी एडमिट हैं। तो और आशा करते हैं, कामना करते हैं कि वो सुरक्षित रहें। लेकिन बात हमने कहा फिर से ये सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविकता क्या है इसे जानने में हो सकता है समय लगे, या ऐसा भी हो सकता है कि हम जान न पाए, क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ऑफिशियल रिकॉर्ड यह कहती थी कि 3 से 4 हज़ार लोगों की जानें गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि कुल मिलाकर 15 से 20 हज़ार और उससे भी अधिक जानें गई। केवल इंसानों की जान, माल मवेशियों की छोड़ दें। जब भी आप भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में अगर कोई लिटरेचर पढ़ें तो फिर आप खुद जान जाएंगे उस भयानक रात को। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जो इसमें और किस तरह के, हाउ डेंजरस इट वॉज या इट इज, कितना खतरनाक है यह। ओके, तो हम बात करते हैं इसमें भी अलग अलग एजेंसियां क्या कहती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया क्या कहते हैं इस बारे में। आप इसको ध्यान से, रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर कौन है? रणदीप गुलेरिया, जो हमारे मित्र भाई बंधु किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन बिंदुओं को जरूर से नोट करें, क्योंकि ये चाहे कोरोना के केस में हो या फिर जो है इस केस में, ये बार बार जो है इस तरह के जो है टर्म्स और इस तरह के नाम आपको सुनने को मिल रहे होंगे। तो हो सकता है आने वाले समय में इन्हें पूछा भी जा सके। तो एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया कहते हैं दैट चेंजेज ऑफ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, the chances of long term impact of styrene is less, okay, because it metabolizes and gets out quickly from the body। अब ये मेटाबोलाइजेशन का प्रोसेस आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं जी इसमें होता क्या है। जब आप किसी भी चीज़ को आप खाते हैं, पीते हैं, या मीन्स आपके शरीर के अंदर जाता है, तो फिर यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो डिफरेंट जो है आपके ऑर्गेन्स के थ्रू ओके वो डाइजेस्ट होता है, और यह एक प्रोसेस है जिसमें कि आपका वेस्ट मटेरियल जो होता है वो फिर शरीर के से बाहर निकाल दिया जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबोलाइजेशन। ओके, तो यह जो रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि यह जो गैस स्टायरीन यह बहुत अधिक जो है आपका वह खतरनाक नहीं है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो कम है। मीन्स जो हम कह लें तो जो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी उसके अपेक्षा यह कम खतरनाक, कम टॉक्सिक गैस मानी जाती है। ठीक है, और यह इसलिए इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कम है क्योंकि यह जो आपका प्रोसेस ऑफ मेटाबोलाइजेशन के थ्रू यह शरीर से, हमारे शरीर से जल्दी बाहर निकल जाता है। ओके, चलिए दूसरा जो आपका मत क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आलोक धवन। अब ये जो है डायरेक्टर हैं IITR के। ओके, अब ये IITR क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनके अनुसार क्या है, इट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफ अ पर्सन गेट एक्सपोज टू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम और हैवी अमाउंट इट मे कॉज डेथ। मीन्स इनके अनुसार, डॉक्टर आलोक धवन के अनुसार ये कहते हैं कि यह स्टायरीन गैस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक इसमें रहा या फिर जो है अधिक मात्रा में इसको इनहेल कर लिया तो फिर उसकी जान जा सकती है, और 10 मिनट के अंदर उसकी जान जा सकती है। तो चलिए, इट मीन्स यह तो प्रूफ हो रहा है जो यह भले ही जो है MIC के तरह जो है वो बहुत अधिक डेंजरस मीन्स ना हो टॉक्सिक, बट इट इज टॉक्सिक एज वेल। ओके, तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू IARC, इट इज अ बॉडी ऑफ WHO। ओके, इनके अनुसार क्या कहना है, स्टायरीन हैज लो एक्यूट टॉक्सिसिटी बट इट इज अ पॉसिबल कैंसर कॉजिंग एजेंट, ओके, विच इज कॉल्ड कार्सिनोजेन। अब ये देखिए, कार्सिनोजेन में जो स्टायरीन को लाया गया, ये 2018 में कार्सिनोजेन के अंतर्गत स्टायरीन को लाया गया। मीन्स ये होता है जो एक ऐसा कोई लिक्विड हो या फिर कोई मैटर जो कि कैंसर को कॉज कर सकता है। तो WHO के IARC ओके, जो कि कैंसर जो आप रिसर्च एक एजेंसी है कि अप्रूव्ड बाय WHO, और फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, हम भी बात कर लेते हैं। तो इनके अनुसार जो है यह जो है आपका पॉसिबल कैंसर कॉजिंग एजेंट है, और इसलिए अक्सर आप सुनते होंगे जो कहा जाता है जो हम जो मीन्स डिस्पोजल्स में जो आपके खाते हैं या फिर जो मीन्स
जो आप प्लास्टिक के कपों में जो है चाय पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो इस तरह से आपको कहा जाता है जिसमें नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि, या फिर प्लास्टिक की बोतलों में कहा जाता है जो अधिक समय तक पानी स्टोर करके नहीं रखनी चाहिए और लंबे समय तक उसका यूज नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कैंसर होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर WHO ने 2018 में जो इसे जो है आपका कार्सिनोजेन के जो है आपके कैटेगरी में जो डाल दिया, ओके, पॉसिबल कैंसर कॉजिंग एजेंट के तौर पर स्टेरिन को रखा। तो इसलिए स्टेरिन जो है कह सकते हैं कि यह एक खतरनाक जो है आपका गैस या लिक्विड है। अब इंपॉर्टेंट टू नो, जो आपके जो कुछ जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है खास करके स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है, जो हम एक बार बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे जो टर्म्स जो है कुछ यूज हुए हैं उसके जो है एब्रिविएशन को, और वो कब इस्टेब्लिश हुई एजेंसीज, लाइक कि एम्स की हमने बात की, जो जिसके डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की बात किया। तो फर्स्ट एम्स जो है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1956 में। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हीं की जो है कहीं ना कहीं यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी। और जो एम्स का गठन, इसमें एक, यह कहाँ है? दिल्ली में है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको जान लेनी चाहिए, वो मैं आपको ये बता दूं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे प्रपोज किए थे, वो चाहते थे कि एम्स, फर्स्ट एम्स जो इंडिया की है वो कैलकाटा में इस्टेब्लिश हो, ठीक है। लेकिन वहाँ की तात्कालिक जो आपके सीएम थे, कौन? विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय ने उसे रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने वहाँ एम्स के एस्टैब्लिशमेंट से मना कर दिया और फिर इसे दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया। तो चलिए नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं, जो IITR की, इसका यूज किया हमने, जो है बताया, जो डॉक्टर आलोक धवन इसके डायरेक्टर हैं वर्तमान में, और IITR 1965 में यह गठित की गई लखनऊ में, ओके। और यह, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, यह जो है आप ध्यान में रखिएगा माइंड में, इट इज ओके सिचुएटेड इन लखनऊ एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965. There is another institute which is called IIT, means Indian Institute of Toxicology, और यह कहाँ स्थित है? पुणे में। तो इसलिए इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी विच इज सिचुएटेड इन पुणे, एंड दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी, ओके, रिसर्च। सो रिसर्च जब ऐड हो जाए तो समझ जाइए वो लखनऊ में सिचुएटेड है, ओके। तो और ये IC जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, ये कहीं ना कहीं उसका जो है आपका ये एक पार्ट है, ओके। देन जो है आपका IARC, इस टर्म का भी हमने यूज किया, जो कि हमने कहा यह एक WHO अप्रूव्ड एजेंसी है, और ये है क्या? ये लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। यह एक इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, जो कि कैंसर स्पेसिफाइड यह एजेंसी है WHO की, ओके। तो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, यू हैव टू रिमेंबर इट। देन WHO, जी आप में से अधिकांश जानते होंगे क्या है WHO। 1948 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसकी स्थापना की गई, और WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ओके। नाउ चलिए कुछ फैक्ट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और डिटेल में विशाखापत्तनम गैस ट्रेजेडी को। और यहाँ अब हम बात करेंगे हु इज टू ब्लेम, दोषी कौन, किसे हम दोषी कहें इस मामले में। कुछ लोगों का कहना है डायरेक्ट वो इंडस्ट्री को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ जो 3 डिफरेंट बॉडीज हैं जो कि किसी भी घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स जो हम बात करते हैं अगर किसी भी जोग्राफिकल रीजन में अगर सोशियो इकोनॉमिक या फिर जो है आपका इस तरह से मैन रिलेटेड कोई भी अगर डिजास्टर है या घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, तो उसमें जो 3 क्रम के एजेंसीज, वो तीनों जो है उसमें शामिल होते हैं। इसी केस में अगर बात करें तो मैं किसी एक को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता। हाँ, इसमें हम कह सकते हैं जो अधिक रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी है। तो इसलिए कंपनी को सबसे अधिक इसको ब्लेम जाता है इस लापरवाही के लिए, ठीक है। तो कंपनी क्यों इसे दोषी मैं मानता हूं? क्योंकि नेग्लिजेंस इन प्रॉपर मेंटेनेंस, नॉट रिंगिंग सायरन
ओके एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। अमूमन यह होता है कि अगर किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल दुर्घटना होती है तो वहां एक सायरन उसे बजाया जाता है तुरंत, ताकि आसपास के लोग समझ जाएं जो यह खतरे की घंटी बजी है और वह फिर सुरक्षित स्थानों तक भागे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस रात जो है सायरन को बजाने में देर हुई और कहीं ना कहीं इस वजह से जो इसका प्रभाव भी अधिक पड़ा। तो यह जो, और दूसरी तरफ जो है रख रखाव में कहीं ना कहीं जो है एक लूप होल आप देख सकते हैं, और इसी वजह से वाल्व का लूज होना यह दर्शाता है कि जो प्लांट है उनके जो सिस्टम्स हैं उनके रख रखाव में कुछ ना कुछ तो लापरवाही बरती गई। तो बात यही है कि उचित रख रखाव में लापरवाही और घटना के समय सायरन न बजाने से जो है ये सबसे अधिक ब्लेम जाता है किसी कंपनी को। चलिए, दूसरा जो बॉडी है जिसे हम ब्लेम कर सकते हैं इस घटना के लिए, दैट इज गवर्नमेंट। जी हाँ, आप कहेंगे जो गवर्नमेंट ने तो सभी को 1-1 करोड़ रुपए जो है आपका जो किल्ड हुए हैं इस घटना के दौरान उन्हें दिया है, तो फिर गवर्नमेंट को हम कैसे रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट भी भोपाल जैसी कांड गैस त्रासदी से कोई सबक नहीं ले रही है, और उनसे एक प्रश्न यह बनता है कि हाउ डिड ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप अराउंड सच टॉक्सिक केमिकल इंडस्ट्रीज और प्लांट्स। कैसे टॉक्सिक केमिकल प्लांट के आसपास मानव आवासों का विकास हुआ, कैसे हुआ, यह सरकार से पूछी जानी चाहिए, जबकि उन्हें तो कड़ी नियम बनानी चाहिए। और भोपाल के बाद यह बार बार इस बात पे जोर दिया गया कि इस तरह के केमिकल प्लांट्स किसी भी रेजिडेंशियल जो एरिया है उससे काफ़ी दूर बनानी चाहिए, या फिर उस प्लांट के आसपास किसी भी प्रकार का रेजिडेंशियल एरिया जो है आपका वो डेवलप न हो। ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट 1961 में जब किया गया था तो यह एक रिमोट एरिया था, यहाँ आसपास बस्तियां नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ जो काम करने वाले मजदूर थे या ऑफिशियल्स थे वो घर बनाने लगे। तो बात आती है जो बनाने कैसे लगे, सरकार आखिर कर क्या रही थी, सरकार ने उन्हें रोका क्यों नहीं। तो इस वजह से दूसरा जो सबसे बड़ा दोषी है मैं मानता हूं सरकार। और तीसरा, जी हां, मैं यहां जनता मीन्स लोगों को भी नहीं बख्शूंगा क्योंकि लोग भी इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। वो कैसे, सेटिंग अराउंड सच एन इंडस्ट्री, नॉट लर्निंग फ्रॉम एन इवेंट लाइक भोपाल। लोग भी बहुत ही ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं, वो अपने आसपास के उदाहरणों से सीख जल्दी लेते नहीं हैं, और भोपाल जैसी घटना, दिल दहला देने वाली घटना जो कि पूरे विश्व में जानी जाती है, उससे भी लोग सीख नहीं लिए और ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज के आसपास वो बसने लगे। बात आती है जब उन्हें पता था यह एक जहरीला इंडस्ट्री है, इसमें कुछ जहरीले प्रोडक्ट्स का यूज होता है, तो फिर आप उसके आसपास क्यों बसें, आप 5-7 किलोमीटर दूर बसते। तो बात यही होती है, जो इसलिए लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं, हम बात करेंगे जो व्हाट मेजर्स और स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल द डिजास्टर, कौन कौन से उपाय और कदम उठाए गए इस आपदा को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, इस आपदा के नियंत्रण में तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। ओके, एनडीआरएफ मीन्स नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इसको कहा जाता है। मैं बता दूं कि इसका गठन 2006 में किया गया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। यहाँ पे एनडीए में आप देख रहे होंगे, यह क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और यह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ही इस अथॉरिटी का निर्माण हुआ, और फिर इसी के तहत एनडीआरएफ का गठन हुआ, और इस टास्क में से रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया ताकि ऐसे आपदा के काल में ये सेना लोगों की मदद कर सके। ओके, और आपदा को नियंत्रित करने में मदद कर सके। तो ये पहुंचे मौके पर, और फिर इन्होंने धीरे धीरे जो सबसे पहले तो फिर दूसरा स्टेप यह रहा कि जो लीकेज जो पॉइंट था गैस का उसे आइडेंटिफाई किया गया। जब पता चला जो इस प्लांट से लीकेज हो रहा है तो उसे आइडेंटिफाई करके फिर उसे बंद किया गया। ओके, देन थर्ड यू कैन से दैट पीपल कैरी टू सेफर प्लेस नियर बाय। एनडीआरएफ की टीम और जो लोकल पुलिस प्रशासन थी उसके मदद से और हॉस्पिटल प्रशासन के मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ओके, देन पेशेंट्स वेयर
टेकन टू हॉस्पिटल, मरीजों को हॉस्पिटल ले जाया गया। जो लोग सड़कों पर बेहोश पड़े थे या जो लोग जो है इंजर्ड थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया आसपास के। ओके, देन नेक्स्ट जो हम बात करते थोड़ा फाइनेंशियल जो है आपका जो हेल्प्स किस तरह से की गई, ओके, रिलीफ्स किस तरह से प्रोवाइड किया गया, अब हम इसकी बात कर लें। तो जी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो मीन्स सीएम है कौन है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। तो इन पॉइंट्स को आप जरा याद रखना। वाईएस जगन मोहन रेड्डी इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए रिगार्डिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, ओके, टू द पीपल्स, ओके, हु आर इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट और हु हैज बीन ओके किल्ड। और तो यहां जो है सीएम ने जो किस तरह के ना ₹1 करोड़ रिलीफ टू द किन ऑफ दोज किल्ड इन द इंसिडेंट, मीन्स जो मृतक हैं इस घटना में, जो जिन लोगों की मौतें हुई हैं, जिन लोगों की जान गई हैं, उनके परिजनों को ₹1 करोड़ देने की बात की गई है। ओके, आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। साथ ही साथ जो इन्होंने 10 लाख रुपये, ओके, जो लोग वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं, मीन्स जो क्रिटिकल कंडीशन में आप कह सकते हैं हॉस्पिटल में एडमिटेड, उन्हें 10 लाख रुपये देने की बात की है। और साथ ही साथ जो है 1 लाख रुपये जो है वो उन्हें बात की गई है देने की, जो कि इसमें जो है आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजर रहे हैं। वो उतने जो आप क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं उन्हें 1 लाख रुपये की मदद की बात की गई है। और फिर 10,000 रुपये उन सभी लोगों को जो कि इस क्षेत्र में, मीन्स जो इस गैस से प्रभावित हुए हैं, प्रभावित क्षेत्र में के जो लगभग तकरीबन जो मैंने बताया 15,000 पॉपुलेशंस, ओके, लिविंग इन दोज 5 विलेजेस, ओके, जो कि इस गैस से अफेक्टेड हैं, इस ट्रेजेडी से अफेक्टेड हुए हैं, उन सभी को 10-10 हज़ार रुपये देने की बात की गई है। तो ये तो रहा फाइनेंशियल जो है आपके रिलीफ्स, ओके, प्रोवाइडेड बाय आंध्र प्रदेश सीएम। अब बात कर लेते हैं जरा पेनाल्टी पे, किस तरह के पेनाल्टीज मीन्स जो है आपके दंड जो है फाइनेंशियल पेनाल्टीज जो है वो कंपनी के ऊपर लगाया गया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ जो एलजी पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर जो पेनाल्टी लगाई गई है वो 8 मई को एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैं बता दूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका एस्टैब्लिशमेंट 2010 में हुआ और यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत इसे एस्टैब्लिश किया गया इंडिया में। और इसने जो है एक इशू मीन्स नोटिस इशू किया किसे, एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, ओके, टू सबमिट ₹50 करोड़ एन इंटरिम अमाउंट फॉर डैमेज ऑफ लाइफ। तो ये जो आपका जो घटनाएं घटी हैं और जो मौतें हुई हैं और जो इसके लिए जो है आपका एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कंपनी के ऊपर 50 करोड़ रुपए का जो है पेनल्टी जो है लगाया है। जो ये लॉसेज हुए हैं उसे कहीं ना कहीं जो है आपका उसकी भरपाई करने के लिए। लेकिन बात यही है कि 50 करोड़ दें या फिर जो है 1 अरब दें, 1 बिलियन दें, ओके, लेकिन जो लॉसेज हुए आप उनको फिर रिकवर नहीं कर सकते हैं। उन्हें 11 जानों को आप फिर नहीं ला सकते हैं। भोपाल के उन 15 से 20 हज़ार जानों को आप वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारी सिस्टम कुछ ऐसी है जो कि ऐसे लापरवाहियों को सजा देने से कहीं ना कहीं वह चूक जाती है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान इनके लिए बनाया तो गया है लेकिन मिल नहीं पाता है। और इसका बेहतर एग्जाम्पल भोपाल गैस ट्रेजेडी के में आप देख सकते हैं, जो कि कंपनी के जो आपके आले अधिकारियों, जो आपके सीनियर ऑफिसर्स थे, चाहे वो चेयरपर्सन हो या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो या फिर डायरेक्टर हो, उन सभी को 2010 में मीन्स 1984 में ये घटना घटी थी और फिर 2010 में कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाया और वह भी वो पैसे देकर बेल पा गए। एक सोचे 15,000 जानों की कीमत जो है 1 साल की सजा यह कोर्ट मानती है। तो खैर कोई बात नहीं, सिस्टम पे हम अधिक यहाँ पे आलोचना नहीं करेंगे उसकी, क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और है। लेकिन आपको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए हमारे देश में इस तरह की लापरवाहियाँ
क्यों जो है तुल पकड़ी हुई है, क्यों बार बार रिपीट होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो सिस्टम है वो उन्हें सपोर्ट करती है, कहीं ना कहीं हमारी सिस्टम भी उनके जो है इन लापरवाहियों को ढकने का काम करती है। और इस वजह से ऐसी लापरवाहियां की ये अधिकारी, ये कंपनीज आदि हो जाते हैं। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखनी चाहिए और हमें एक क्रिटिकल एनालिसिस करनी चाहिए इन सारी चीज़ों की, ये बार बार क्यों होता है। नाउ नेक्स्ट इज बात करते हैं हम, जो सब मैंने कहा था, जो सबसे इंटरेस्टिंग जो है आपका जो क्या है, विशाखापत्तनम वर्सेस भोपाल गैस ट्रेजेडी की। जी हाँ, विशाखापत्तनम बनाम भोपाल गैस त्रासदी। और यहाँ पे हम देखते हैं जो है किन किन बिंदुओं पर इन दोनों में समानता है और कहाँ कहाँ असमानता है। तो चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं, एक बार जरा देख लें एक निगाह में, और यह आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग होगा और ज़रूरी भी है आपको जानना, क्योंकि देश में यह दूसरी गैस ट्रेजेडी कई और हुए, लेकिन माना जाता है कि भोपाल के बाद एक यह दूसरी बड़ी गैस ट्रेजेडी मानी जा रही है, जिसका कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा यह अभी तक पता नहीं है। तो चलिए डेट एंड टाइम की अगर बात करें तो विशाखापत्तनम, जैसा कि मैंने बताया और आप सभी को पता है कि 7 मई 2020 रात 2:30 बजे, मीन्स सुबह के 2:30 बजे 7 मई 2020 को यह घटना विशाखापत्तनम में घटी। ओके, गैस ट्रेजेडी, ओके, विच इज अ मैन मेड इंडस्ट्रियल डिजास्टर। और वहीं भोपाल में यह घटना 2 दिसंबर रात और 3 दिसंबर सुबह, यानी कि इसलिए इसको 2 से 3 दिसंबर 1984 रात के 12:30 बजे तकरीबन लीकेज स्टार्ट हुई थी। ओके, तो यह जो है आपका डेट एंड टाइम हो गया। नेचर ऑफ डिजास्टर की बात कर लें तो दोनों सिमिलर है, मैन मेड इंडस्ट्रियल और बोथ आर केमिकल डिजास्टर। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यह आपके लिए जानना जरूरी है। विशाखापत्तनम में किस इंडस्ट्री में यह घटना घटी? एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके, विच इज ओन्ड बाय एलजी केमिकल्स, अ साउथ कोरियन कंपनी। ओके, सेकंड भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL कंपनी, जिसमें कि यूएस का 50 पॉइंट समथिंग शेयर, यूएस का मीन्स 51% आप कह लें, यूएस का शेयर था यूएस कंपनीज का। यूनियन कार्बाइड इज अ यूएस बेस्ड कंपनी, तो उनका शेयर था अबाउट 51% एंड रिमेनिंग शेयर जो है वो इंडियन कुछ जो है बिजनेसमैन के और प्लस इंडियन गवर्नमेंट की भी थी। ओके, इसलिए उसमें जो अधिकारी लाइक महिंद्रा एंड कुछ अधिकारी जो है गोखले वगैरह थे, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और जो है चेयरपर्सन थे, तो ये सारे जो है अधिकारी वो इंडिया के थे इसमें। ओके, तो यहाँ जो है आपका, और आपको पता होगा एंडरसन जो कि जो है यूएसए का था और कंपनी का चीफ था, और किस तरह से वो उसे हम कहेंगे भगाया गया, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई और वो रातों रात यूएसए चला गया। यह सोचने की बात है, समझने की बात है। तो चलिए, तो यहाँ जो है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है आपकी थी, जो भोपाल में थी, और इसका काम क्या था? ये पेस्टिसाइड, ये जो आपका मीन्स मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो लीकेज हुआ, और ये कंपनी कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। ओके, यहाँ अगर हम बात करते हैं एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यह एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अब चलिए गैस लीक की अगर हम बात करते हैं, कौन से गैस? विशाखापत्तनम के एलजी पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड से स्टायरीन गैस लीक हुई, और वहीं भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री थी वहाँ से कौन सी गैस लीक हुई थी? वहाँ से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। मैं बता दूं कि दोनों अपने टैंक में, चैम्बर में लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल था, लेकिन टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से गैस का फॉर्मेशन हुआ और फिर वो वेपोराइज हुई। और वेपोराइज कैसे हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं जो वल्व्स थे, ओके, उसमें कुछ लीकेजेस मीन्स वो लूज था। ओके, इट मीन्स डायरेक्ट ये जो है इंडिकेट करता है जो दोनों जो है कहीं ना कहीं कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हुई है। देन लॉस ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो फिर 11 लोगों की मारे जाने की अभी तक जो है यह सरकारी जो आंकड़ा कहता है, विशाखापत्तनम में 11 लोगों की जानें गई हैं। तकरीबन 1000 लोग इंजर्ड हैं, मीन्स जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और कई लोग जो हैं अभी उससे अफेक्टेड हैं। और इसका लॉन्ग जो है आगे क्या होगा यह अभी तक हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। देन अगर भोपाल की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, जो अर्ली स्टेज में कहा गया गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के थ्रू जो 3 to 4,000 पॉपुलेशंस वर किल्ड,
लेकिन धीरे 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 लोग और इससे प्रभावित होते चले गए, जो तरह तरह की उनको और बीमारियां हुई उस वजह से, फिर उनकी और मौतें हुई। तो कुल मिलाकर अभी तक अगर हम बात करें तो 15 से 20 हज़ार से अधिक जाने गई हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से। यहाँ अभी भी लोग अपने राइट्स को लेकर, हम बात अनाउंसमेंट की करते हैं, अनाउंसमेंट पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कोई घटना घटती नहीं है कि अनाउंसमेंट लगता है जो पहले से बैठे तैयार है, पहले से बैठी है और तैयार है, जो घटना घटे मैं अनाउंसमेंट कर दूं। लेकिन उसके बाद उस पर कितने रिव्यूज होते हैं, कितनी मॉनिटरिंग होती है, जो उन बेनिफिट, जो अफेक्टेड विक्टिम्स हैं, जो अफेक्टेड पर्सन्स हैं, उनको वो सुविधाएं, वो अनाउंसमेंट मिली कि नहीं, फिर वो ना तो मीडिया पूछती है टाइम टू टाइम और ना ही सरकार उसका कोई ब्यौरा देता है। और लोग उन पैसों के लिए, उन मुआवजों के लिए वो दफ्तर के चक्कर काटते रह जाते हैं। कई जाने तो यूं ही चली जाती है। आप अनुमान लगा सकते हैं 1984 के बाद आज भी बहुत सारे ऐसे भोपाल में लोग हैं जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं कोर्टों में, लेकिन उनको कई लोगों की जानें भी चली गई कि, लेकिन न्याय उनसे आज भी कहीं दूर है, न्याय कहीं उनके लिए छुप सी गई है, मर सी गई है, उम्मीद दब सी गई है। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, अपने सिस्टम को परखनी चाहिए। हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं उसका हमें आकलन करनी चाहिए, वो कितना सही है या गलत है उसका भी हमें अनुमान ही नहीं बल्कि उसकी चर्चा भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम चुप हो गए और होते आ रहे हैं, इसलिए हमारा दमन होता आ रहा है। तो इस वजह से यह हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी प्राइम ड्यूटीज़ है कि हम अपने राइट्स के लिए लड़ें, हम अपने राइट्स की बात करें, और जहाँ कभी हम अपनी ड्यूटी भी बरसक हम अपनी ड्यूटी बहुत ही ऑनेस्टली करें, तभी हम राइट्स के हकदार होते हैं। और फिर जहाँ कहीं भी आपको लगे जो सिस्टम, यहाँ सिस्टम में लूप होल है, सिस्टम में यहाँ फॉल्ट है, तो ज़रूर आपको वो बात उठानी चाहिए, वो आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ को दबाए नहीं। तो अब लास्ट में हम बात करते हैं इम्पैक्ट इंटेंसिटी की। तो यहाँ पे विशाखापत्तनम की अगर हम इम्पैक्ट इंटेंसिटी की बात करें तो यानी कि जो प्रभाव की सघनता है, तो अभी तक तो इसे कहा जा रहा है जो ये काफ़ी इंटेंसिव नहीं है, ओके। और प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यह तो वक्त बताएगा। दूसरी बात, कुछ तो लोग ऐसे कहें जो ये भोपाल जैसे जो है आपके त्रासदी नहीं है, इसमें तो केवल 14 लोगों की जान गई या 11 लोगों की जान गई, जो कि बहुत ही एक शर्मनाक बात है। एक जान भी, एक जान जाए या 1 लाख जान जाए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं एक जान भी उतना ही कीमती है। इसलिए 14 जाने गई तो आपको उसको कमतर नहीं आंकनी चाहिए। हमें तो इस बात का मूल्यांकन करनी चाहिए जो जान गई तो गई क्यों, और वह जान कितनी बेशकीमती हो सकती थी उस परिवार के लिए, उस राज्य के लिए, वह देश या इस दुनिया के लिए, यह हम नहीं जान सकते हैं। क्योंकि एक इंसान यहाँ एक कौम का निर्माण करता है, एक इंसान यहाँ एक धर्म का निर्माण कर सकता है। इसलिए एक जान की कीमत आप इस तरह से मत लगाइए, एक ही जान गई है, यह उतना भयानक नहीं था, ठीक है। तो चलिए, और भोपाल के हम जानते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा आज भी उस क्षेत्र में, भोपाल के उस प्लांट के आसपास जो है, आज भी कई सारे जो बच्चे जन्म लेते हैं तो अपाहिज जन्म लेते हैं। आज भी कई लोगों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बात यह है, जो कहें तो आज भी वह माहौल जहरीली बन चुकी है उन गैस के, उस गैस के लीकेजेस से, उन कंपनी के कर्मियों की लापरवाही की वजह से। तो चलिए, तो इस प्रकार से ये विशाखापत्तनम वर्सेज भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी हम कहीं ना कहीं एक देखें, एक साथ खड़ा करके, जो दोनों किस तरह से सिमिलर हैं, और आप पाए होंगे कि काफ़ी हद तक दोनों सिमिलर हैं, लेकिन अंतर बस यही है जो वहाँ 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा जाने गई, यहाँ अभी तक जो है सरकारी जो आंकड़ों के हिसाब से 11 जाने गई हैं, लेकिन बात वही है, लापरवाही का दर वही है, ठीक है। बस गैस की नेचर कुछ डिफरेंट थी, नहीं तो लापरवाही सेम था, और इस लापरवाही से भी उतनी ही बड़ी घटना, दुर्घटना हो सकती थी जितना कि भोपाल में हुआ। शुक्र है कि हम कहते हैं कि यह गैस उतनी जहरीली नहीं थी, लेकिन कर्मचारी के कारनामे उतने ही जहरीले थे जितने कि भोपाल में। तो चलिए,
मेरी एक सलाह यही है, गवर्नमेंट से सलाह मेरी यह है कि इस तरह के केमिकल प्लांट्स के आसपास तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी आवास का प्रावधान नहीं होनी चाहिए। और आप टाइम टू टाइम मॉनिटर करें, अगर उसमें कोई भी घर या रेजिडेंशियल जो है आपके बिल्डिंग्स के निर्माण हो रहे हैं तो उसको तात्कालिक उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको बंद करवाएं। लोगों से यह अनुरोध है कि आप कृपया करके, अपनी जान आपके हाथ में है, यहाँ आपके लिए कोई खड़ा नहीं है। लोग ट्रेनों में कट के मर जाते हैं, लोग सड़कों पे चलते चलते मर जा रहे हैं, कोई पूछने नहीं आ रहा है। मीडिया की नज़र पड़ी तो सरकार बोली हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम इसकी जांच बैठाएंगे। सरकार के हाथ में बस इतना ही है, लेकिन आपके हाथ में तो आपकी जान है। इस वजह से कृपया करके आप अपनी जानों के रक्षक बनिए स्वयं, और आप वैसे जगहों पे खुद को न बसाएं जो जगह जहरीली हो। ओके, तो इन बातों का ख्याल हम सभी को रखना है। हमारा जीवन हमारे लिए ज़रूरी है, यह देश के लिए ज़रूरी है कि नहीं है वह हम समझते हैं। यह देश शायद उतना बेहतर नहीं जानती है, अगर जानती तो इस देश में जीवन का समान मूल्य होता। यहाँ उनका मूल्य अधिक है जो अधिक पैसे वाले हैं या जो ऊंचे पदों पर हैं, उनका मूल्य कम है जो जिनके पास पैसे कम हैं या नीचे के तबके के हैं, पदों पर हैं। इस वजह से आप अपने मूल्यों को समझिए, आप कितने मूल्यवान हैं, आपके जीवन कितने मूल्यवान है और आप किसके लिए मूल्यवान हैं, और उस तरह से आप आगे बढ़िए। ऐसे खतरनाक जगहों पे जाने से बचें, मतलब कि सेटल होने से बचें, और अपने आप को ऐसे भयानक त्रासदी में किस तरह से जो है आप उसका सामना कर सकते हैं, आप अपने आप को उस लायक बनाएं। धन्यवाद। मैं आशुतोष, फिर इसी तरह के करंट अफेयर्स के साथ, इसी तरह के मुद्दों के साथ हम मिलेंगे, आपसे चर्चाएं भी होंगी। आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। आपसे अनुरोध है कि आपको अगर सही लगे तो इस चैनल को, मेरे इस चैनल को, जियोसेंट्रिक को, जिसमें कि पृथ्वी से संबंधित और पृथ्वी पे हो रहे तमाम घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर से दबाएं, ताकि मेरा हौसला और बढ़े और मैं ऐसे ऐसे वीडियोज़ आपके समक्ष लाऊं और आपको मजबूर करूं कि आप इस सिस्टम के बारे में सोचें, आप इस सिस्टम का आलोचनात्मक जो है आप दृष्टि से इस सिस्टम को देखें और फिर विश्लेषण करें। इस सिस्टम को किसी एक कौम, किसी एक धारा से मत जोड़ें, बल्कि आप अपनी धारा को स्वतंत्र रखें और उस स्वतंत्र विचारधारा से आप चीज़ों का मूल्यांकन करना सीखें। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है। धन्यवाद। कोरोना के इस विकट संकट में आप सभी अपना अपना ख्याल रखें। मैं कामना करता हूं कि जल्द हम इस समस्या से निपटेंगे। चलिए, धन्यवाद।